बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में कुछ बड़ी अहम मीटिंग्स और कुछ बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं। वो क्या फ़ैसले हुए हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे एक दोस्त हैं एंकर जमील फ़ारूकी साहब, इन्होंने कुछ ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नॉर्मली ये हुकूमत के नाकदीन में से हैं और वो लिख रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है वो अपना दिमागी मुआयना करवाएं। मैं कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव इफ्तिताही तकरीब का ऐनी शाहिद हूँ। ये वहाँ मौजूद थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। स्टूडेंट्स खान की एक झलक को मरे जा रहे थे। यकदम महंगाई का रोना कहाँ गया, मेरी समझ से बाहर है, ये उन्होंने कहा। इस पर किसी ने एतराज़ किया कि सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चे बुलाए गए थे आज। तो इसके जवाब में जमील फ़ारूकी साहब ने लिखा है कि बिल्कुल थे, कोई शक नहीं, क्योंकि ये वहाँ पे ऐनी शाहिद थे, मौजूद थे। मैं वहाँ था नहीं, इसलिए उनकी ज़ुबान बता रहा हूँ। लेकिन सबके हाथ में पानी की बोतलें और मुंह में ज़ुबान थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। कोई नारा इमरान खान के खिलाफ नहीं लगा और ना ही किसी ने बोतल फेंकी, बल्कि हकीकत यह है कि मैं क्राउड के पागलपन पर हैरान था कि एक झलक के लिए एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। खान की पॉलिसियों और परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा नाक़िद हूं, लेकिन आज कुछ अलग देखा है मैंने। ये जमील फ़ारूकी साहब के अल्फाज हैं, मैंने आप तक पहुंचा दिए। आप इससे इख्तलाफ या इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन वो ऐनी शायद हैं, उन्होंने जाके खुद जो देखा है वो बता दिया है। बहरहाल अब आ जाएं खबरों की तरफ। ये एक बड़ा दिन था और बड़े फैसले हुए हैं। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं रिकॉर्डिंग तो आज कर रहा हूँ, लेकिन आप कल सुबह इस वीडियो को सुन रहे होंगे, तो इसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो एक बड़ी अच्छी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के माबैन वर्कर्स की भर्तियों और महारत से मुताल्लिक मुआहदा हो गया है। यानी जो माहिर वर्कर्स हैं, जो लोग काम करना जानते हैं, जिनको महारत है या जो सीख लेंगे, वो सऊदी अरब में जाएंगे और अच्छी तनख्वाहों के ऊपर काम करेंगे। नॉर्मली यहां से ऐसा होता नहीं था। लोग जाते थे, बाद औक़ात कुछ लोग ऐसे जो बहुत अच्छी महारत रखते हैं कम पैसों पे, कुछ लोग जो बहुत कम महारत रखते हैं ज़्यादा पैसों पे काम कर रहे होते थे। अब ये चीज़ें तय हो जाएंगी। इस पे कुछ दस्तखत हुए हैं अफरादी कुव्वत के हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और ये चीज़ें तय पा गई हैं। पाकिस्तान की जानिब से शफकत महमूद साहब गए थे और सऊदी अरब की जानिब से डॉक्टर अहमद जब्बार अल यमनी ने दस्तखत किए हैं। और कारकुनों की भर्ती का मुआहदा मुमलिकत में जो पेशों के एतबार से पाकिस्तान की जो अफरादी कुव्वत है उसको ठीक जगह पे लगाना और रस्ते हमवार करना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जहाँ से जाके कमाते हैं और पैसा बनाते हैं, ये उनके लिए एक अच्छी और बेहतर खबर है। ये मैंने आप तक पहुँचा दी। पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा लिया है दोबारा से, और ये इस वक्त बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान ने ये क्यों किया? क्योंकि श्रीलंकन शहरी के साथ जो वाक़या हुआ है उसके बाद ये बहुत ज़रूरी था। हुकूमत का सियालकोट वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान का जायज़ा लेने का फ़ैसला। इसमें इंसानी हकूक़ की वजारत ने कहा है कि हमें अपने कवानीन का दोबारा जायज़ा लेना है और देखना है कि नेशनल एक्शन प्लान में कहाँ तक अमल दरामद हुआ है। यहाँ कवानीन मौजूद थे और कई कवानीन हमारी हुकूमत से पहले के थे, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों ने उन पर अमल दरामद नहीं करवाया। हमारी हुकूमत की तवज्जो कवानीन पर अमल दरामद पर है। जिन कवानीन में कोई खला है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। कानून नाफिज हो, सख्ती से हो और जल्द अज जल्द हो, ताकि कौम और दुनिया को सही पैगाम जाए। जो शहरी इस किस्म के काम करे तो पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता रहे और सज़ा देता रहे। ये पाकिस्तान में एक्चुअली होना ये चाहिए। असल चीज़ ये है कि अब हमें एक्शन लेना है, अपने कवानीन का दोबारा जायज़ा लेना है और देखना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ और कहाँ अमल दरामद नहीं हो रहा। माशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान को नाफिज करना है, जो साने आर्मी पब्लिक के बाद तश्कील दिया गया था। लेकिन पिछली हुकूमत के जो 2 साल थे उसमें उनके पास टाइम था, लेकिन उन्होंने इसका आगाज़ ही नहीं किया। अब हमने कर दिया है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, और 1 से 1.5 महीने में पूरे कानून को दोबारा लिखा और ठीक किया जा रहा है। तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा और इस पर काबीना में बहस भी होगी, जिसके बाद पॉलिसी जारी रहेगी। देखें, एक वाक़या था जिसने झंझोड़ के पूरी कौम को उठा दिया था, सानिया APS, और उसके बाद हमने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था। दुनिया में कोई मुल्क वो नहीं कर पाया जो हमने कर दिया था उसके बाद। अब ये भी एक वेकअप कॉल है कि एक गैर मुल्की को शिद्दत पसंद गिरोह कत्ल कर देता है इल्ज़ाम लगाकर।
मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हुए। तो ये फिर वेकअप कॉल है। अब पाकिस्तान कैसे एक्शन प्लान पे अमल करता है, किस तरीके से कवानीन को बेहतर करता है, किस तरीके से उनको नाफिज करता है। यानी कल मैंने आपको बताया कि जो ये मॉब जस्टिस है या लिंचिंग है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हजूम बना के हमला कर दें, तो इसकी 3.5 साल तक सजा है। इस पर कम से कम 10 साल की सजा लगनी चाहिए ताकि लोग डरें और इबरत पकड़ें कि ऐसा नहीं करना। नॉन अवेलेबल होना चाहिए इन चीज़ों को। इसमें भी और काम होगा आने वाले दिनों में। एक बड़ी अहम मीटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है। इसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर इसमें सरबराही कर रहे थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, इसमें DG ISI मौजूद थे और साथ ही साथ जनरल नदीम अंजुम साहब, और साथ ही साथ इसमें कोर कमांडर पेशावर जनाब फैज़ हमीद साहब को भी दावत दी गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो साबिक DG ISI है, इमरान खान साहब के साथ उन्होंने काम किया है, जनरल बाजवा के साथ भी उन्होंने काम किया है, और हाल ही में वो DG ISI का ओहदा छोड़ के गए हैं। शायद इसलिए भी उनकी खिदमात के लिए उनको बुलाया गया है कि कुछ चीज़ें जो है वो उनके दिमाग में हैं या उन पे वो काम कर रहे थे, तो ब्रीफिंग में शायद उनका इसमें रोल था। अब हुआ ये है कि इसमें कुछ अहम तरीन वफाकी वज़रा को भी शामिल किया गया मीटिंग में, और कुछ अहम फैसले किए गए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से। और ये अहम तरीन मीटिंग उस वक्त हुई है जब सियालकोट का सानिया होता है और पूरा मुल्क एक नया मौक़िफ़ बनाता है। ज़्यादती को ज़्यादती कहते हैं, जुल्म को जुल्म कहते हैं। तो ये सारे इकट्ठे होते हैं और बैठ के एक फ़ैसला करते हैं, और इसमें ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी गौर किया गया, जबकि पाक अफ़गान बॉर्डर के उमूर भी इसमें ज़ेर बहस आए हैं। क्योंकि जनरल फैज़ अब चले गए हैं कोर कमांडर पेशावर, ये चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएंगी, और इससे पहले वो DG ISI भी थे, तो उनका ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था इस मीटिंग के अंदर रहना। और इमरान खान साहब ने, आर्मी चीफ ने, DG ISI ने, वफाकी वज़रा ने और कोर कमांडर पेशावर ने सिक्योरिटी के हवाले से सानिया सियालकोट के बाद ये जो मीटिंग ली है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मुल्की तारीख में पहली मरतबा कौमी सलामती पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है। ये मुसव्वदा है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ, उन्होंने कौमी सलामती पॉलिसी के मुसव्वदे के हवाले से ब्रीफिंग दी है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अपोजिशन ने पहले ही बाइकआउट कर दिया था, अपोजिशन इसका हिस्सा ही नहीं बनी। ताहम चंद हुकूमती वज़रा भी गायब थे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके अंदर शामिल थे। इजलास में वफाकी वज़ीर ये जो इंसानी हकूक़ हैं शेरी मज़ारी वो मौजूद थी, फिर सेनेटर शहजाद वसीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी और सायरा बानो, कामिल अली आगा, सेनेटर अनवारुल हक काकड़, फैसल सब्जवारी और आलिया हमजा और दीगर लोग इसमें शामिल थे। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए मुईद यूसुफ ने बताया कि पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने तैयार किया है। मुसव्वदे में मुल्की सलामती की गाइडलाइन शामिल है, यानी पाकिस्तान ने एक बुनियादी पॉलिसी बना ली है कि हमारी कौमी सलामती है क्या और उसकी पॉलिसी होनी क्या चाहिए। कौमी सलामती में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें नंबर 1 के ऊपर रखा है मईशत की सिक्योरिटी, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगी मईशत है तो सब कुछ है। यानी UAE के पास मईशत अच्छी है, 80 रफाल तैयारे ले रहा है वो फ्रांस से। सऊदी अरब की मईशत अच्छी है, फौज ना भी हो तो वो दुनिया में बहुत इज्जत और मुकाम है उसका। तो मईशत बेहतर होना मेन चीज़ है, तो मईशत की सिक्योरिटी ये पहली चीज़ है। फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुराक के अंदर खुद कफील बना जाए, बहुत ज़रूरी है, इसकी पॉलिसी बाकायदा बनाई गई है। मिलिट्री सिक्योरिटी ये तीसरे नंबर पर लाया गया है इसको, कि फ़ौज इतनी मजबूत हो आपकी कि आपकी सरहदों की हिफाजत, आपके मुल्क के अंदर हिफाजत, दाखिली मामलात, इन सारों के अंदर जहाँ जहाँ पे मिलिट्री की ज़रूरत है, मिलिट्री इतनी मजबूत होगी, इसके ऊपर भी एक पॉलिसी। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथे नंबर पे पानी की सिक्योरिटी, जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा मसला है। डैम्स बनाने हैं, इंडिया से अपने पानी का हिस्सा लेना है, अपने पानी को स्टोर करना है, पानी को ज़ाया होने से बचाना है, ज़ेरे ज़मीन पानी को ख़त्म नहीं होने देना। ये वो सारे इकदाम हैं जो पाकिस्तान को उठाने होंगे। ये पानी की सिक्योरिटी के हवाले से भी, यानी ये अब ये नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, कौमी सलामती का मामला है पानी, इसको बाकायदा पॉलिसी के तहत शामिल करके इस पर एक गाइडलाइन बनाई गई है। पानी के बाद आ जाता है खारजा पॉलिसी।
ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, किस तरीके से आप दुनिया के साथ चलते हैं और उसकी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, इस पर भी काम किया गया है। आबादी में इजाफा, इसको शामिल किया गया है नेक्स्ट में, यानी आबादी में इजाफा। और ये वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान 22 करोड़ से ज़ायद आबादी पाकिस्तान की हो चुकी है और हमारा रकबा उतना बड़ा नहीं है, हमारे वसाइल उतने ज़्यादा नहीं हैं, हम खुराक उतनी पैदा नहीं करते, हम अद्वियात उतनी बना नहीं सकते, हमारी प्रोडक्शन उतनी बड़ी नहीं है, हमारा मुल्क उतना अमीर नहीं है। हम उन मुल्कों के अंदर शामिल होते हैं जहां आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आबादी के इस तेज़ी से इस तरीके से बढ़ने की वजह से पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर दबाव पड़ रहा है। तो आबादी भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर पहली मरतबा उसको शामिल किया गया है कौमी सलामती के इशू में। यानी अगर आप देखें तो, और आखिर के अंदर दहशतगर्दी को रखा गया है। यानी दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला रहा पाकिस्तान का, पूरी डॉक्ट्राइन तब्दील करनी पड़ी पाकिस्तान की फ़ौज की, लेकिन दहशतगर्दी को आखिर में रखा गया है कि अब वो इतना बड़ा अफरियत या इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसमें शिद्दत पसंदी को भी रखना चाहिए, वो दहशतगर्दी के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा कहीं पे। लेकिन इसकी ज़रा तरतीब आप एक दफ़ा फिर सुन लें कि पाकिस्तान ने जो नई कौमी सलामती की एक गाइडलाइन बनाई है उसके मुताबिक सबसे नंबर 1 पे मईशत, नंबर 2 के ऊपर खुराक, उसके अंदर खुद कफील होना है, नंबर 3 के ऊपर एक मजबूत फौज मिलिट्री, नंबर 4 के ऊपर पानी की सिक्योरिटी, वाटर रिसोर्सेज उनको बचाना है, पानी को सेव करना है, नंबर 5 खारजा पॉलिसी, दुनिया के साथ ताल्लुकात, नंबर 6 आबादी में इजाफा, उसको कैसे रोकना है, और 7वें नंबर पे इसमें दहशतगर्दी शामिल है। जबकि इसी पॉलिसी के अंदर कश्मीर के ऊपर भी एक गाइडलाइन मौजूद है पूरी, और इसी पॉलिसी के अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते के दीगर ममालिक से ताल्लुकात भी शामिल हैं, इवन भारत के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान कैसे चलेगा मुस्तकबिल में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो मुताल्लिका वजारतें हैं, यानी जिस जिसकी वजारत है, जहाँ जहाँ पे वो सब्जेक्ट जाता है, यानी जो चीज़ें जाती हैं वजारत दाखिला के पास, वहाँ जो बहबूद आबादी के पास वो वहाँ, जो वाटर रिसोर्सेज के पास जाती है वजारत पानी और बिजली वो वहाँ पे, जो फूड सिक्योरिटी है वो वहाँ पे जाएगा मामला, मईशत का वजारत ख़जाना और दीगर जो मुख्तलिफ महकमे हैं वहाँ पे। तो जो जो वजारत जिस जिस सिक्योरिटी के एलिमेंट के लिए या कौमी सलामती की पॉलिसी के जिस जिस हिस्से के लिए जो जो वजारत जिम्मेदार है, उन वजारतों को ये चीज़ें दी जाएंगी, ये गाइडलाइन दी जाएगी और इस गाइडलाइन की रोशनी में वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। ये है यूनिफाइड एफर्ट। थिंक टैंक बैठे, उन्होंने बैठ के एक पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख के अंदर तय कर दी है। वजारत दाखिला के अंडर ये है, पानी और बिजली के अंडर ये है, खारजा के अंडर ये है और खुराक के अंडर ये है। तो जिस जिसकी जो जिम्मेदारी है, आबादी वालों के अंडर ये है, ख़जाना के अंडर ये है। तो इस तरीके से ये सारी पॉलिसी तरतीब पाई है। जबकि कश्मीर और अफगानिस्तान के मामलात और दीगर चीज़ें भी इसका हिस्सा है और अपनी अपनी वजारतें इसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगी इस पॉलिसी पे। अब इस पॉलिसी को अगले मरहले में वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा, वहाँ इसके ऊपर डिस्कशन और बहस होगी और इसके अंदर से मज़ीद चीज़ें डालनी हुई तो डाली जाएंगी, कुछ निकालना पड़ा तो निकाला जाएगा और उसके बाद पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाएगा हतमी मंजूरी के लिए। तो इस तरह पाकिस्तान पहली मरतबा अपनी खुद की बनाई हुई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्ट करने जा रहा है। इससे पहले हम एडहॉक बुनियादों पे चल रहे थे, कोई इसने कह दिया वो कर लिया, जो उसने कह दिया वो कर लिया, कुछ अमेरिका ने बता दिया, कुछ किसी दोस्त मुसलमान मुल्क ने बता दिया, कुछ हालात का तकादा था वो कर लिया, सर पे पड़ी तो ये भी कर लिया। लेकिन अब एक पॉलिसी बनने जा रही है, उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी पाकिस्तान को आगे बढ़ने में मदद देगी। एक खबर जाते जाते मैं आपको सुनाऊं, आपको पता है कि श्रीलंकन ने पाकिस्तानियों को कितनी आंखें दी हैं? श्रीलंकन ने पाकिस्तानियों को 35,000 आंखें दी हैं। 35,000। सबसे ज़्यादा दुनिया में अपनी आंखें डोनेट करते हैं श्रीलंकन। मरने से पहले वो पहले लिख देते हैं कि जब हम मर जाएं तो हमारी आंखें जो हैं वो फौरी तौर पे निकाल के किसी ऐसे शख्स को डोनेट कर दी जाएं जिसको वो लगें तो वो दुनिया को देखना शुरू हो जाए। जो नाबीना हो, ना देख सकता हो, उसको हमारी आंखें दे दी जाएं। सबसे ज़्यादा श्रीलंकन पूरी दुनिया में आंखें डोनेट करते हैं, मरने से पहले वो लिखवा देते हैं। 83,200 आंखें आज तक उन्होंने डोनेट की हैं, उनमें से 35,000 पाकिस्तान ने ली हैं। यानी पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसने 40%
श्रीलंका की जो आंखें डोनेट हुई हैं वो हासिल की हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी अपनी आंखें नहीं खुली। हम आज भी बसारत से महरूम हैं जिस तरह की हरकत हमने उनके साथ की है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आप तक पहुंचाऊं, शायद इससे हमें कुछ और सोचने में मदद मिले। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।